हाय नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके एंड जीएस बाय सुमित सर में। दोस्तों आज 26 जनवरी है। कितनी तारीख है आज? 26 जनवरी है। अभी कुछ दिन से वीडियो 2-3 दिन पहले नहीं डाले थे दोस्तों वीडियो, थोड़ा एक बाहर चले गए थे हम, इसलिए नहीं डाल पाए थे। अब आज से आप लोगों का बराबर फिर से वीडियो अपलोड होगा, ठीक है दोस्तों। आइए अब बात करते हैं आज कितनी जनवरी है? 26 जनवरी, ठीक है ना। अब आप जानते हैं 26 जनवरी बहुत ऐतिहासिक दिन है और हमारा जो आज का पॉइंट है वह है भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं। आखिर हमारे देश की मुख्य विशेषताएं क्या है, इसलिए आज इस टॉपिक को लिए, क्योंकि आज क्या है, आज के दिन ही हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो आज हम भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में आज बताएंगे भी। और हमारा वीडियो 6 है संविधान का, ठीक है ना, हम क्रम से डाल रहे हैं। आइए इसके पहले हम बात कर लेते हैं 26 जनवरी पे। आपको पता है कल 25 जनवरी था राष्ट्रीय मतदान दिवस और 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस। हमने बीच में वीडियो नहीं डाला था इसलिए, ठीक है दोस्तों, इसलिए आपको बता रहे हैं। 25 जनवरी को इसलिए राष्ट्रीय मतदान दिवस मनाया जाता है क्योंकि 25 जनवरी 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी, ठीक है ना। और 2011 से राष्ट्रीय मतदान दिवस मनाया जाने लगा। पर 26 जनवरी की अगर हम बात करते हैं तो 26 जनवरी को जान रहे हैं हमारा संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। और 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है ना। विधि दिवस या संविधान दिवस के रूप में 26 नवंबर को मनाते हैं। आइए अब बात करते हैं 26 जनवरी को हम किस दिवस के रूप में मना रहे हैं? गणतंत्र दिवस। किस दिवस के रूप में? रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस। आइए अब जान लेते हैं पहले नंबर गणतंत्र क्या होता है। गणतंत्र का मतलब होता है किसी देश का जो राष्ट्र अध्यक्ष होता है, मुखिया होता है, वह मतलब उस देश की जनता द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से चुनाव करती है उसका, ठीक है ना। और जो राष्ट्र अध्यक्ष होता है, और इस समय हमारे देश का राष्ट्र अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, ठीक है ना। कौन होता है राष्ट्र अध्यक्ष? राष्ट्रपति होता है। तो उसका जो चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से होता है, ठीक है ना। और ख़ास बात है वंशानुगत नहीं होता है, क्योंकि आपको पता है जो राष्ट्र अध्यक्ष होते हैं, जैसे सऊदी ले लेंगे और दुबई ले लेंगे, ब्रिटेन ले लेंगे, यहाँ कैसे हैं राष्ट्र अध्यक्ष? राजशाही शासन है, यहाँ वंशानुगत हैं। और हमारे देश में क्या है? वंशानुगत नहीं है, ठीक है ना। उनका चुनाव होता है। तो गणतंत्र का मतलब होता है किसी देश का राष्ट्र अध्यक्ष जो होता है उसका प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उस देश की जनता द्वारा निर्वाचित होना, ठीक है, और वंशानुगत ना होना, जेनेटिक्स ना होना। आइए बात करते हैं हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं, या हम 26 जनवरी को ही अपना संविधान क्यों लागू किए थे। दोस्तों अगर 26 जनवरी की बात करेंगे तो ये कांग्रेस के इतिहास से चालू होती है। 1929 में आप जानते हैं लाहौर अधिवेशन हुआ था जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू हुए थे, 31 दिसंबर को लगभग हुआ था। उस समय हम पहले आज़ाद नहीं थे, क्योंकि हम आज़ाद कब हुए? 1947 में हुए, ठीक है ना दोस्तों। तो उसके पहले हम 1930 में हम अपनी आज़ादी के लिए जंग छेड़ चुके थे, आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ने के लिए उस समय शामिल हो चुके थे, ठीक है ना। हम अपने एकजुट हो चुके थे कांग्रेस के माध्यम से। तो उस समय 26 जनवरी को लाहौर अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को, क्योंकि 29 को क्या हुआ था? 29 को अधिवेशन हुआ था, ठीक है ना। पर 29 को उसी अधिवेशन में क्या कहा गया 31 दिसंबर को कांग्रेस के अधिवेशन में कि हम 26 जनवरी को, क्योंकि 26 जनवरी को कांग्रेस में लाहौर में कांग्रेस का एक कार्यालय था, वहाँ पे 26 जनवरी के दिन कुछ विशेष हुआ था, इसलिए 1929 में आगे चलकर कांग्रेस के अधिवेशन लाहौर अधिवेशन में 26 जनवरी के दिन पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई। पूर्ण स्वराज का मतलब है उस दिन स्वतंत्रता के रूप में, ठीक है ना। स्वतंत्र मतलब पूरा स्वराज हमारा रहेगा, इस हिसाब से पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई। और क्रांतिकारियों को एक नारा दिया गया कि पूर्ण स्वराज का ही नारा आगे चल के हर 26 जनवरी को आगे चल के पूर्ण स्वराज का नारा निकालेंगे, ठीक है ना। तो उसके बाद नारा निकालने के क्या हुआ कि आगे चल के उसको स्वतंत्रता मान बैठे। तो इसलिए फिर हम पहले 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते थे, ठीक है ना। 26 जनवरी को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते थे। फिर आगे चल के हमारा 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के तैयार हो गया, पर लागू हम नहीं किए, जबकि लागू कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि 26 जनवरी की हम इंतजार कर रहे थे। 49 में तैयार हुआ था नवंबर में, एक ही महीने 1.5 महीने बचे थे, ठीक है ना। तो 26 जनवरी को हम पहले स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते थे। वो आगे चल के 15 अगस्त को हम स्वतंत्र हुए, तब से फिर हम 15 अगस्त को वास्तविक रूप से मनाने लगे, ठीक है ना, मतलब घोषणा के द्वारा। पर उसके पहले हम जो स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी को मनाते थे वह अघोषित हुआ करता था, मतलब उसकी घोषणा
आधिकारिक तौर पे नहीं की गई थी, ठीक है ना। आज 26 जनवरी है इसलिए बता रहे हैं। और आपको पता है 26 जनवरी को परेड निकलती है, कहाँ पर? दिल्ली में राजपथ पर, ठीक है ना। कहाँ पर? दिल्ली में राजपथ पर निकलती है। और आपको पता है हर 26 जनवरी को, क्योंकि हमारा राष्ट्रीय त्यौहार के रूप में, हमारा राष्ट्रीय त्यौहार लगभग 3 त्यौहार है, 2 अक्टूबर, 26 जनवरी, 15 अगस्त, ठीक है ना। मतलब संविधान द्वारा नहीं, हम इसको राष्ट्रीय त्यौहार मानते हैं, ठीक है ना। तो हर राष्ट्रीय त्यौहार पे कोई ना कोई विशेष अतिथि आते हैं, ठीक है ना। तो आप बात करते हैं जैसे 2021 का, ये 2021 का जो गणतंत्र दिवस है, यहाँ भी हुआ था, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन आएंगे, पर उनका भी आना कैंसिल हो गया, क्योंकि आपको पता अभी कोरोना का समय चल रहा है और वहाँ पे कोरोना का फिर भयावह रूप ले लिया है, इसलिए उनका दौरा अपना कैंसिल कर दिए। जब वो कैंसिल कर दिए, एक दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का देश है सूरीनाम, वहाँ के सूरीनाम के भी मुखिया राष्ट्रपति, मतलब वो छोटा सा ही देश है, सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी, चंद्रिका प्रसाद संतोखी सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं, ठीक है ना। इनका आना मतलब एक तय हुआ था, पर ये भी नहीं है। मतलब ये 1996 के बाद एक ऐसा गणतंत्र दिवस है जिसपे कोई भी मुख्य अतिथि भाग नहीं लिया है, ठीक है ना, आधिकारिक तौर पे। ये अभी तक घोषणाएं हुई थी कि ये आ रहे हैं, पर 2021 में कोई मुख्य अतिथि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। आइए, अब बनता है कि जो पहले गणतंत्र दिवस था 1950 में, 26 जनवरी 1950 को, वो मतलब उसके मुख्य अतिथि कौन से थे? उसके मुख्य अतिथि कौन से थे? सुकर्णो थे। उसके मुख्य अतिथि कौन थे? सुकर्णो। उनका नाम था सुकर्णो, ठीक है दोस्तों। सुकर्णो थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति उस समय। तो ये भारत के पहले 26 जनवरी 1950 को पहले गणतंत्र दिवस के अतिथि हुआ करते थे, सुकर्णो, ठीक है ना। और आपको पता है आज तो जो गणतंत्र दिवस मनाया जाता है राजपथ से निकाला जाता है। कहाँ से? राजपथ से निकाला जाता है, ठीक है ना, राजपथ से निकाला जाता है। और राजपथ, और उसके पहले क्या हुआ था? आज तो जगह निश्चित है, ठीक है ना, राजपथ से राष्ट्रपति भवन तक, ठीक है ना। पर पहले क्या हुआ करता था? पहले जगह निश्चित नहीं हुआ करती थी 1955 के पहले तक, ठीक है ना। वो रामलीला मैदान में भी हो जाता था, ठीक है ना, और इरविन गार्डन में भी हो जाता था, ठीक है ना, परेड उसकी जो होती थी, इरविन गार्डन में भी हो जाता, रामलीला भी हो जाता था, ठीक है ना, यहाँ हो जाता था। पर अब जो है आपके राजपथ पर होता है। क्या होता है? आपके राजपथ पर परेड होती है, ठीक है ना, परेड। अब परेड में आपको पता है पहले राष्ट्रीय तिरंगा फहराया जाता है। परेड में होता क्या है? राष्ट्रीय तिरंगा फहराया जाता है, ठीक है ना, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है ना, क्योंकि ये राष्ट्रपति का मुख्य त्यौहार है। और 15 अगस्त प्रधानमंत्री का मुख्य त्यौहार है, ठीक है ना। तो पहले तिरंगा फहराया जाता है, फिर उसके बाद राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान का गायन होता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो शहीद हुए हैं अमर ज्योति पे, राजपथ के एकदम जो उत्तर में स्थित है, ठीक है ना, अमर ज्योति जवान जो बना है शहीदों की याद में, ठीक है ना, उनके लिए 2 मिनट का शांति मौन धारण किया जाता है। फिर उसके बाद मतलब परेड निकाली जाती है। उसमें लगभग सारी सेनाएं सम्मिलित की जाती हैं, सब अपना अपना कर्तव्य दिखाती हैं कुछ, ठीक है ना। और उसके साथ साथ ये इसलिए मनाया जाता है ताकि हमारे एक पर्व के रूप में इसको पहचान मिले, ठीक है ना, इसमें लोग भागीदारी हो सकें, ठीक है ना, गणतंत्र दिवस के समारोह पर। आइए, अब ये मतलब कुछ मुख्य बातें हैं क्यों मनाया जाता है, आपने जाना, ठीक है ना, इसी क्यों 26 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है ना। तो ये आप जान लीजिए, कहाँ पे? दिल्ली के लाल किला पे भी जो है परेड होती थी, ठीक है ना, पहले, पर 1955 के बाद जगह फिक्स हो गई, ठीक। आइए अब बात करते हैं, हम अपने टॉपिक पे आते हैं, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं। मुख्य विशेषता आप जानते हैं कि प्रश्न बहुत आता है, किस देश का संविधान विश्व का सबसे लिखित और सबसे विस्तृत संविधान है? तो हमारा देश का जो संविधान है भारत का, विश्व का सबसे बड़ा लिखित और विस्तृत संविधान है। आपको पता है सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है, और लिखित संविधान की अवधारणा कहाँ से उत्पन्न हुई? यूएसए से उत्पन्न हुई। लिखित संविधान की अवधारणा कहाँ से उत्पन्न हुई? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से उत्पन्न हुई, जो अपना संविधान 1789 में लागू किए थे, ठीक है ना। तो सबसे पहला आपका प्रश्न ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। ये विशेषताएं हैं संविधान की, सबसे बड़ा है, लिखित है, ठीक है ना। आइए अब बात करते हैं संसदीय शासन प्रणाली की।
अब आपको पता है, पहले नंबर जान लीजिए संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। हमने स्रोतों में बता दिया है, ठीक है ना। संसदीय शासन प्रणालियाँ कई प्रकार की होती है। एक होती है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, एक होती है मतलब संसदीय शासन प्रणाली, ठीक है ना। तो जो ये संसदीय शासन प्रणाली है ब्रिटेन से ली गई है। संसदीय शासन प्रणाली तो ये कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई। ब्रिटेन को संसद की जननी भी कहा जाता है। संसदीय शासन प्रणाली में होता क्या है, मतलब जो राष्ट्र अध्यक्ष होता है वह मतलब मुखिया वह नहीं होता है, ठीक है ना। उसके क्या है, शक्तियाँ विभाजित कर दी गई हैं। संसदीय शासन प्रणाली में क्या शक्तियाँ विभाजित की कर दी गई, ठीक है ना दोस्तों। जैसे आपको पता है संसद में, संसद किसे कहते हैं? संसद 3 चीज़ों से मिलकर बनती है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है, ठीक है ना। उसे संसद कहते हैं। तो हमारे यहाँ क्या है, एक दूसरे के बिना सब अधूरे हैं। अगर लोकसभा से कोई विधेयक पारित होता है तो राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा से नहीं पारित हो गया तो राष्ट्रपति के पास जाएगा। अगर एक दूसरा जगह पारित नहीं हो रहा है तो वह अधूरा हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसमें राष्ट्रपति भी कुछ नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति क्या करता है, खाली सिग्नेचर करता है संसद द्वारा, मतलब दोनों सदनों द्वारा पारित हुए विधेयक पर, ठीक है ना, अधिनियम पर। चलिए आइए बात करते हैं एकल नागरिकता। एकल नागरिकता, आप जानते हैं कि नागरिकता 2 प्रकार की होती है, ठीक है ना। एक दोहरी नागरिकता होती है, एक एकल। जैसे कि भारत एकल नागरिकता का उदाहरण है और दोहरी नागरिकता का उदाहरण यूएसए है, आप जानते हैं, क्योंकि आपको पता है यूएसए एक अलग देश भी है और वहाँ प्रांत भी हैं। वहाँ पे प्रांतों की आपकी अलग से नागरिकता होती है और अमेरिका की अलग नागरिकता होती है। वहाँ दोहरी नागरिकता, जबकि हमारे यहाँ एकल नागरिकता है। हमारे यहाँ भी विशेष परिस्थितियों में, मतलब विषम परिस्थितियों में आपको दोहरी नागरिकता दी जाती है, ठीक है ना, और विशेष व्यक्तियों को दी जाती है। ध्यान दीजिएगा, विशेष परिस्थितियों में विषम व्यक्तियों को, कुछ विशेष व्यक्तियों को दी जाती है दोहरी नागरिकता, ठीक है ना। आइए अब बात करते हैं एकल संविधान। अब आपके मस्तिष्क में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि एकल संविधान क्या है। संविधान, एकल नागरिकता तो समझ में आता ही होगा। एकल संविधान का मतलब हमारे यहाँ कैसा संविधान है, हमारे यहाँ जबकि केंद्र भी है और राज्य भी है, ठीक है ना, पर संविधान क्या है, दोनों के लिए एक है। इसी को क्या कहते हैं, एकल संविधान कहते हैं। और यही कारण है कि जो हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ केंद्र और राज्यों के लिए एक ही संविधान है, ठीक है ना। इसलिए एकल संविधान की हमारे यहाँ व्यवस्था है, ठीक है ना। आइए अब बात, जबकि जम्मू कश्मीर अभी जब हमारा अंग बन गया, उसमें धारा 370 को निष्क्रिय कर दिया गया, अप्रभावी कर दिया गया। नहीं तो जम्मू कश्मीर का एक अलग संविधान था, ठीक है ना, वो अपवाद के रूप में था, ठीक। आइए बात करते हैं मौलिक अधिकार। आपको पता है मौलिक अधिकार मूल अधिकार भी कहते हैं, जो अमेरिका से लिया गया है, ठीक है ना। नागरिकता भाग 2 में है, मौलिक अधिकार भाग 3 में है, जो अमेरिका से लिए गए हैं, ठीक है ना। तो आपको पता है ये मौलिक अधिकारों की संख्या वर्तमान में कितनी है, 6 है, ठीक है ना। वर्तमान मौलिक अधिकार कितने हैं, 6 है, भाग 3 में है, अमेरिका से लिया गया है, ठीक है ना। और मौलिक अधिकारों की ही गारंटी लेता है कौन, सुप्रीम कोर्ट। और हम अनुच्छेद 32 के तहत डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट अपने मूल अधिकार के हरण से संबंधित जा सकते हैं, कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं सीधा। अनुच्छेद 32 हमें अधिकार देता है, नागरिकों के अधिकार प्रदान करता है कि आप अपने मूल, यदि आपके मूल अधिकार का हनन हो रहा है तो आप अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सीधे आप न तो जिला न्यायालय भी जाइए, न तो वो मतलब राज्य न्यायालय में जाइए, मतलब हाई कोर्ट में, सीधे आप सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। किस मामले में, केवल और केवल मूल अधिकार के मामले में, ठीक है ना, अनुच्छेद 32 के तहत। आइए आपको अब आइए बात करते हैं मौलिक कर्तव्य। मूल अधिकार अलग है, मौलिक कर्तव्य अलग है। आपको पता है मूल अधिकार भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक, ठीक है ना। आपको वहाँ जीवन जीने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, ठीक है ना, लोक सेवा, मतलब सेवाओं में भी आरक्षण की सब सारी सुविधाएं, ये सब आपको मूल अधिकार में है। मौलिक कर्तव्य में क्या है, आपको पता है मौलिक कर्तव्यों की संख्या भी कितनी हो गई, 11 हो गई। मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी हो गई है, 11 हो गई है, ठीक है ना। क्योंकि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए जो अनिवार्य शिक्षा है, ठीक है ना, वह उसको मौलिक कर्तव्य बना दिए गए, ठीक है ना। 86वें संविधान संशोधन सन 2002 के आसपास किया गया, ठीक है ना। मौलिक कर्तव्य क्या है, भाग 4 का में है, भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का में मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया था, सोवियत रूस, ये हम आपको बता चुके हैं, इसमें नहीं बताएंगे, ठीक है ना। तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है, जिसमें मौलिक कर्तव्य राष्ट्रीय ध्वज के फहराना चाहिए, विरासत वस्तुएं जो हमारी हैं उसका मतलब संरक्षण करना चाहिए, ठीक है ना, ट्रैफिक का पालन करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमारा मौलिक कर्तव्य के रूप में आता है, ठीक है ना।
आइए बात करते हैं धर्मनिरपेक्ष। ये सब हमारी क्या है, विशेषता है संविधान की, ठीक है ना। आइए बात करते हैं धर्म निरपेक्ष। आपको पता है मतलब जो व्यक्ति होता है निरपेक्ष मतलब किसी की तरह नहीं होता है, ठीक है ना। किसी की तरह का मतलब किसी की तरफ नहीं होता है, ठीक है ना। अगर दो लोग हैं, वहाँ पे कुछ विवाद हो गया है, तीसरा भी व्यक्ति है, तो अगर उससे पूछा जाए कोई उत्तर न दे, मतलब क्या है, एक की तरफ उत्तर न दे, मतलब किसी की तरफ वो उत्तर न दे, धर्मनिरपेक्ष कह, मतलब वो निरपेक्ष है। तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब आप समझ गए होंगे, जिसका कोई धर्म ना हो, जिसका मतलब हमारे राष्ट्र का, हम अपने देश की, यहाँ हम अपने देश की बात कर रहे हैं संविधान के माध्यम से। तो मतलब हमारे देश का क्या है, संविधान के तहत ये कहा गया है कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है भारत। मतलब उस देश का कोई धर्म ना हो, उसे धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, ठीक है ना। राज्य का अपना कोई धर्म ना हो, ठीक है ना, उसे धर्म निरपेक्ष कहते हैं, ठीक। मतलब सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखे, ठीक है ना, किसी भी प्रकार का भेदभाव ना करे, वह धर्म निरपेक्ष है। किसी धर्म को विशेष मतलब बढ़ावा या सपोर्ट वह चीज़ें ना दे, सबको समान देखे, उसे धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। अब आइए बात करते हैं समाजवादी, ठीक है ना। आपको पता है समाजवादी पार्टी भी है। तो धर्मनिरपेक्ष, अब धर्मनिरपेक्ष की बात हो गई है, अब आइए बात करते हैं समाजवादी। समाजवादी, समाज का मतलब आपको लग रहा होगा, समाजवादी मतलब यहाँ पे व्यक्ति की बात नहीं हो रही, समाज की बात हो रही। मतलब यहाँ पे आप समझ सकते हैं, जो राज्य या देश मतलब व्यक्ति को कम महत्व दे, समाज को ज़्यादा महत्व दे, ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं, समाजवादी कहते हैं, ठीक है ना। व्यक्ति को कम महत्व दे और समाज को अधिक महत्व दे, उसे क्या कहते हैं, समाजवादी। पर हमारे यहाँ आप जानते हैं अर्थव्यवस्था भी 3 प्रकार की हो गई है विश्व की, एक समाजवादी, एक पूंजीवादी, एक मिश्रित अर्थव्यवस्था। वैसे हमारा संविधान वो समाज भी है, हमारी जो सरकार ने समाज भी अपनाया है वह मिश्रित समाज है। क्यों? क्योंकि हमारा जो संविधान है वह समाज को भी उतना ही महत्व देता है और व्यक्तियों को भी उतना महत्व देता है, इसलिए इन दोनों का मिश्रण हो गया, क्या, मिश्रित। इसलिए मिश्रित समाजवादी में जीवन यापन करते हैं, ठीक है ना, मिश्रित। और हमने इसीलिए समाजवादी मतलब जब हमने समाज को ज़्यादा महत्व देना चालू किया तो हमारा लोकतंत्र कैसा हो गया, समाजवादी लोकतंत्र को हमने अपनाया, ठीक है ना। और मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपना, इसीलिए मिश्रित अर्थव्यवस्था को भी अपनाया, ठीक है ना। हमारी अर्थव्यवस्था कैसी है भारत की, मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसी कारण है, ठीक है ना, क्योंकि हम दोनों को महत्वपूर्ण समझ रहे हैं, दोनों को ही उतना समझ रहे हैं, ठीक है ना, योगदान है। और इसको अपनाकर लोकतांत्रिक समाजवाद के रूप में स्वीकार किया गया, ठीक है ना। लोकतांत्रिक समाजवाद, हमने क्या कहा, व्यक्ति को भी उतना महत्व दे रहे हैं और समाज को भी उतना महत्व दे रहे हैं, दोनों मिल गए, इसलिए मिश्रित हो गया। और हम मिश्रित अर्थव्यवस्था इसलिए क्योंकि हम ना तो मिश्रित ना तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपना है ना समाजवादी को, हमने दोनों को अपना लिए है, दोनों को अंशों को अपना लिए, ठीक है ना, इसलिए हम मिश्रित अर्थव्यवस्था हो। और मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो जन्मदाता है भारत देश ही है, ठीक है ना। तो ये समाजवादी है। और आपको बताएं दोस्तों, धर्मनिरपेक्ष समाजवादी एक शब्द है अखंडता, जो हमने यहाँ नहीं लिखा है। ये तीनों शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए हैं, ठीक है ना। कहाँ पे जोड़े गए, प्रस्तावना में। कब जोड़े गए, 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़े गए, ठीक है ना। 42वें संविधान संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता नामक 3 शब्द जोड़े गए हैं, ठीक है ना। कब, 42वें संविधान संशोधन 1976 16 सिंह समिति की सिफारिश पे, ठीक है ना। और 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि इससे बहुत कुछ संविधान में हमारे जोड़ा गया था, ठीक है ना। तो आप ये तीनों चीज़ जान लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है ना। अब आइए, हमारा देश कैसा है, लोकतंत्रात्मक राज्य की हमारे यहाँ स्वीकार किया गया, लोकतंत्रात्मक समाज की कल्पना की गई है देश की। तो हमारे यहाँ लोकतंत्रात्मक मतलब आपको पता है, लोकतंत्र का मतलब होता है, ये लोकतंत्र की जो ये लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का, जनता के द्वारा जनता पर शासन, लोकतंत्र कहलाता है, ठीक है ना। जनता का, अब्राहम लिंकन की आवाज़ है, ठीक है ना। अब्राहम लिंकन ने अमेरिका एक सम्मेलन था, उस सम्मेलन में वो अपना कथन गए थे कि लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का, जनता के द्वारा जनता पर शासन, ठीक है ना, उसे लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र का मतलब अब आप इसमें जान गए, जनता का, जनता के द्वारा जनता पर शासन, मतलब जो सत्ता है, कुल मिलाकर सत्ता किसमें निहित है, जनता में निहित है। कहने का मतलब यही है कि जो सत्ता है वो किसमें निहित है, जनता में निहित है, ठीक है ना। और हमारे यहाँ जो सर्वोच्चता प्रदान की गई है, ये भी विशेषता है, यहाँ हम आपको नीचे बता रहे हैं। मतलब यहाँ सर्वोच्च कौन है, जनता है, क्योंकि उसी के अंदर सारी शक्तियाँ, वो जिसको चाहे बना चुन सकती है, जिसको चाहे उसको फिर से वापस बुला सकती है उस पद से, ठीक है ना। तो लोकतंत्र का मतलब वही होता है, ठीक है ना, जो हमने आपको अभी बताया। मतलब वो
कि लोकतंत्र का मतलब है कि स्वामी जो हमारा शासक है वह स्वामी न होकर हमारा सेवक के रूप में कार्य करे, ठीक है ना। मतलब स्वामी नहीं है वो राजा हमारा, वो हमारा सेवक के रूप में कार्य करेगा, ठीक है ना। लोकतंत्र को ये भी कह सकते हैं। आइए बात करते हैं गणराज्य। गणराज्य का मतलब आप जान रहे हैं गणतंत्र से ही संबंधित है। गणराज्य, गणराज्य का यहाँ पे आप समझ लीजिए, हमने आपको गणतंत्र की परिभाषा बता दिए था ऊपर। भारतीय राज्य का जो सर्वोच्च प्राधिकारी है, हमने क्या कहा, जो किसी भी राष्ट्र का राष्ट्र अध्यक्ष होता है, मतलब सर्वोच्च वही होता है ना, वह वंशानुगत ना होकर अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है। चाहे जनता भाग लेती, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से उस राष्ट्रपति के निर्वाचन में आपको पता है जनता सीधे सीधे भाग नहीं लेती है, ठीक है ना। क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में आपको पता है कि दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य लेते हैं और राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये सब जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, वो मतदान करते हैं, हम नहीं करते हैं। इसी को कहते हैं अप्रत्यक्ष। अगर जहाँ पे जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग ले उसको कहते हैं प्रत्यक्ष, ठीक है ना। तो वहाँ पे हम राष्ट्रपति के चुनाव में नहीं लेते हैं। तो गणराज्य का मतलब ये हुआ, ठीक है ना। अब आइए मंत्रिमंडलीय सरकार की व्यवस्था है। हमारे यहाँ कैसी सरकार की व्यवस्था है, मंत्रिमंडलीय सरकार की व्यवस्था। आपको पता है मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद होती है, मंत्रिपरिषद में कई प्रकार के मंत्री भी होते हैं, ठीक है ना। जैसे कैबिनेट मंत्री होते हैं, स्वतंत्र प्रभार मंत्री होते हैं, उप मंत्री होते हैं, ठीक है ना। तो वो सब कहाँ होते हैं, मंत्रिपरिषद में, जिसका एक अंग है मंत्रिमंडलीय। मतलब जो सरकार है, मंत्रिमंडलीय सरकार, जो वास्तविक शक्तियाँ हैं किसमें निहित होती हैं, मंत्रिमंडल के पास होती हैं। वास्तविक शक्तियाँ किसके पास होती है, मंत्रिमंडल। जबकि मुखिया कौन है, राष्ट्रपति है, ठीक है ना, राष्ट्रपति है। जबकि उसी की सहायता के लिए प्रधानमंत्री भी है, ठीक है ना। पर वास्तविक शक्तियाँ आपको पता है, राष्ट्रपति ज़्यादा कोई योजनाएं लॉन्च नहीं करता है, और सारी चीज़ें नहीं करता है, ठीक है ना। कहीं पे जो भी रैलियाँ वगैरह भाषण देता है, कोई योजनाएं लॉन्च करता है, उसका दौरा करता है, सारी चीज़ें क्या करता है हमारे यहाँ। आप प्रधानमंत्री की बात हमेशा सुनते होंगे, प्रधानमंत्री जी ने योजनाएं लॉन्च किया, आज यहाँ जा रहे हैं, वहाँ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मतलब मुख्य रूप से कार्य कौन करता है, शक्तियों का उपयोग कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। आपको पता है प्रधानमंत्री ही मंत्रिमंडल का मुखिया होता है, ठीक है ना। कैबिनेट का मुखिया होता है, मंत्रिमंडल का मुखिया होता है प्रधानमंत्री, ठीक है ना। तो मंत्रिमंडलीय सरकार की जो व्यवस्था है वह वास्तविक शक्तियाँ मंत्रिमंडल के पास होती है, ठीक है ना। आपको पता है मंत्रिमंडल ही सारे कानून वगैरह बनाती है, कैबिनेट, ठीक है ना, जो उसको कार्यपालिका के रूप में कार्य करती है, ठीक है ना। और कार्यपालिका व्यवस्थापिका दोनों एक दूसरे के अनुपूरक हैं, क्योंकि व्यवस्थापिका का जब तक विश्वास कार्यपालिका पर रहता है तभी तक वह सत्ता में होती है। जिस दिन व्यवस्थापिका का विश्वास, मतलब अविश्वास प्रस्ताव अगर ला दिया किसी ने भी प्रधानमंत्री के खिलाफ, तो पूरी की पूरी क्या होगी, सरकार भंग हो जाएगी, ठीक है ना। पूरी की पूरी सरकार भंग हो जाएगी। चलिए अब बात करते हैं स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना। आपको पता है हमारे देश में कैसी जो न्यायपालिका है उसकी स्थापना स्वतंत्र रूप से की गई। मतलब सबको समान अधिकार दिया गया, सबको समान न्याय देगी। न्यायपालिका का मतलब न्याय देने वाली पालिका, ठीक है ना। मतलब सबको स्वतंत्र रूप से, किसी के कहने पे, किसी के दबाव में अपना फैसला नहीं सुनाएगी, ठीक है ना। तो उसको कहते हैं स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई। और आपको पता है मौलिक अधिकारों को लेके खास बात, ठीक है ना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो गारंटी लेता है, मौलिक अधिकारों की गारंटी कौन लेता है, सुप्रीम कोर्ट लेता है, ठीक है ना। तो स्वतंत्र न्यायपालिका, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 124 से 147 तक है, ठीक है ना, जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल जे कानिये, ठीक है ना। तो स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है। ये भी क्या करती है, ना तो गरीब से मतलब है, ना तो अमीर से मतलब है, ठीक है ना, ना तो किसी जाति से मतलब है, ना तो मजहब से मतलब है। वहाँ पे सबको समान न्याय देने का कार्य करे। अब आज की अलग बात है कि किसी के पक्ष में वो फैसला सुना दे रही, किसी के दबाव में सुना देती है कभी कभी, ठीक है ना कुछ। तो ये सारी चीज़ें नहीं है हमारे यहाँ। न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से, ठीक है ना, की गई उसकी स्थापना। आइए अब बात करते हैं संघात्मक शासन व्यवस्था। संघात्मक शासन व्यवस्था, आपको पता है संघीय शासन प्रणाली हमारे यहाँ कैसी शासन प्रणाली है, संघीय शासन प्रणाली है। मतलब मुख्य रूप से, जैसे मुख्य रूप से वास्तविक हमारे यहाँ राज्य भी हैं और संघ भी है, पर सबसे शक्तिशाली कौन है, मतलब शासन किसका माना जाता है, केंद्र का माना जाता है, ठीक है ना। क्योंकि राज्यों को धन कौन देता है, केंद्र ही देता है, ठीक है ना। तो संघात्मक शासन प्रणाली में क्या है, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन है। आपको पता है शक्तियों का विभाजन का मतलब है कि जो हमारे यहाँ 3 सूची है, मतलब केंद्र भी है,
राज्य भी है और केंद्र शासित प्रदेश भी है हमारे यहाँ। मतलब केंद्र के लिए अलग अलग से कोई कानून नहीं बनाया गया है, तो जो मतलब कुछ नियम है, शक्तियाँ हैं, उनको बांट दिया गया है, ठीक है ना। उसी कहते हैं शक्तियों का विभाजन, जिसमें केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है, ठीक है ना। केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये तीनों सूचियाँ इन्हें कहते हैं शक्तियाँ। इन्हीं तीनों में सारी चीज़ का उल्लेख किया गया है, ठीक है ना, शक्तियों के विभाजन में। केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। यहाँ पे एक प्रश्न बनता है, जो समवर्ती सूची आपको पता है ऑस्ट्रेलिया से ली गई, पर प्रश्न ये बनता है, अगर समवर्ती सूची, क्यों समवर्ती सूची एक ऐसी सूची है, मतलब उस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, पर अगर दोनों बना लिए हैं तो मान्य किसका होगा? केंद्र का मान्य होता है। कानून किसका मान्य होता है? केंद्र का मान्य होता है। समवर्ती सूची पे यदि दोनों ने कानून बना लिया हो, ठीक है ना। अब आइए बात करते हैं नीति निर्देशक तत्व। आपको पता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51 तक हैं, ठीक है ना। जो आयरलैंड से लिया गया है वो आपकी बातें अलग है, ठीक है ना। और इसी में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना भी की गई है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ही आपके, ठीक है ना, पर्यावरण से संबंधित, समान नागरिक संहिता से संबंधित सारी चीज़ें राज्य की नीति निर्देशक तत्व से ही संबंधित है, ठीक है ना। अब आइए बात करते हैं वयस्क मताधिकार। क्या इसका पूरा नाम है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मतलब जो राज्य के द्वारा नीतियां हैं उसके तत्व जो दिए गए हैं वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में दिए गए, ठीक है ना। अब ये बात करते हैं वयस्क मताधिकार। आपको पता है वयस्क का अवस्था भी होती है, तो वयस्क को किसको माना जाता है? जो 18 साल के ऊपर हो जाते हैं अभी, ठीक है ना। वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार का मतलब होता है कि अब आपको पता है मूल संविधान में हमारा जो निर्वाचन करने की आयु थी, मतदान करने की आयु थी, अभी हमने आपको 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदान दिवस बताया, तो इसीलिए यहाँ पे मताधिकार के बारे में आपको बता रहे हैं। पहले हमारी जो वोट देने की आयु थी वह कितनी थी? 21 वर्ष थी। कितनी थी? 21 वर्ष थी, ठीक है ना। तो ये बाद में आगे चलकर 61वें संविधान संशोधन, किस संविधान संशोधन द्वारा? 61वें संविधान संशोधन द्वारा। और ये कब किया गया था? 1988 में। यह संविधान संशोधन 1988 में किया गया, जबकि लागू हुआ 89 में। तो किया क्या गया? 21 वर्ष से आयु को घटाकर 18 वर्ष कर दी गई वोट देने की आयु, ठीक है ना। तो 18 वर्ष कर दी गई। 61वें संविधान संशोधन 1988 में 89 में लागू हुआ, ठीक है ना। और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार उसे कहते हैं कि जो मतदान कोई भी कर सकता है, न तो धर्म का भेदभाव किया जाएगा, न जाति का, न वंश का, न लिंग का, न आर्थिक रूप से, मतलब किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। उस प्रक्रिया कहते हैं हम सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ठीक है ना, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। अब बात करते हैं 16वें संविधान संशोधन। एक ये बहुत महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है। 16वें संविधान संशोधन की बात ये कही गई है 1963 में किया गया। 16वां संविधान संशोधन कब किया गया? 1963 में किया गया। इसकी खास बात यह है, इसमें कहा गया इसके द्वारा कि भारत का कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता है अपनी सहमति से, ठीक है ना। ये 16वें संविधान संशोधन करके उनको बाध्य कर दिया गया, ठीक है ना। और भारत में संविधान की सर्वोच्चता स्थापित किया गया। मतलब भारत में सर्वोच्च कौन है? न तो प्रधानमंत्री है, न राष्ट्रपति है, न मुख्यमंत्री है, न राज्यपाल है, न कोई पदाधिकारी है, न कोई व्यक्ति है। सर्वोच्च कौन है? भारत का संविधान। क्योंकि इसलिए सर्वोच्च है भारत के संविधान, क्योंकि सब किसके दायरे में रह के कार्य करते हैं? संविधान की परिभाषा में भी आता है। सर्वोच्च इसलिए कहा गया क्योंकि सब संविधान के दायरे में आके काम करते हैं, ठीक है ना। तो कौन बड़ा हुआ? अंतिम में संविधान ही बड़ा हुआ ना। इसलिए भारत में सर्वोच्च कौन है? संविधान है, ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी है। अब आपको हम अगले वीडियो में अगली चीज़ें बताएंगे, ठीक है ना। ठीक दोस्तों।